ये तस्वीर इतनी अजीब है कि दुनिया ने इसे छिपाने की कोशिश की। 1938 में हॉलैंड में बनाई गई ये कुर्सी मानसिक रोगियों के लिए थी, लेकिन इसे देखकर लगता है जैसे ये किसी यातना कक्ष की वस्तु हो। उस समय मानसिक बीमारियों को समझने का विज्ञान बहुत पीछे था। जो लोग उदास, चिंतित या हिंसक होते थे, उन्हें पागल कहकर ऐसी कुर्सियों में बांध दिया जाता था। लकड़ी की ये कुर्सी बंदी गृह जैसी बनावट की थी। कमर, हाथ और सिर को चमड़े की बेल्टों से बांध दिया जाता था। सिर पर लगाया जाने वाला लोहे का जाल व्यक्ति को खुद से नुकसान करने से रोकने के लिए था, लेकिन यह अधिकतर यातना जैसा ही था। कई मरीज घंटों या दिनों तक इसी अवस्था में बैठे रहते थे। उस द्वार में लोग मानते थे कि बंधन और अलगाव से पागलपन ठीक हो सकता है। ये तस्वीर हमें याद दिलाती है कि कभी इलाज के नाम पर इंसानियत कितनी निर्दयी थी। यह तस्वीर इतिहास के सबसे दुर्लभ और भयावह क्षणों में से एक को दिखाती है। ये 1944 की बात है, जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और इसी दौरान इटली के नेपल्स के पास माउंट वेसुवियस फट पड़ा। गांवों पर राख और लावा की बारिश शुरू हो गई। सैनिक, नागरिक, सभी लोग घरों की छतों पर खड़े होकर उस काले धुएं को देखते रहे जो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। आसमान पूरी तरह अंधकारमय हो गया था। दिन रात जैसा लगने लगा था। अमेरिकी सेना के सैनिक जो उस समय वहां तैनात थे, उन्होंने इस घटना को अपनी आंखों से देखा और तस्वीरें खींची। कई घर जलकर राख हो गए, लेकिन लावा की धीमी गति ने कुछ लोगों को भागने का मौका दिया। इस विस्फोट में इंसानों ने फिर महसूस किया कि प्रकृति के सामने कोई ताकत टिक नहीं सकती। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है चैनल तस्वीरों में कहानी पर। यहाँ हर तस्वीर अपने भीतर एक अनकही कहानी छुपाए हुए हैं। पुरानी और दुर्लभ तस्वीरों के जरिए हम आपको ले चलेंगे इतिहास की एक अनोखी यात्रा पर। तो आइए देखते हैं आज कौन सी तस्वीर हमें अतीत से मिलवाती है। ये तस्वीर ब्रिटेन के पुराने डाक तंत्र की एक अनोखी झलक दिखाती है। 1938 में लंदन के पोस्ट ऑफिसों में एक अजीब नियम था। लोग डाक के जरिए जिंदा या मरी हुई बतख, खरगोश और अन्य शिकार भेज सकते थे। ये सोचकर ही हैरानी होती है कि डाकिया दरवाजा खटखटाकर कहे, आपकी बतख आई है। उस समय रेफ्रिजरेशन और परिवहन सीमित था, इसीलिए ग्रामीण लोग अपने शिकार को शहर में भेजने के लिए डाक पर निर्भर रहते थे। पार्सल के साथ टैग लगाया जाता था, खाने योग्य सामग्री या शिकार, और डाके को सावधानी से पहुंचाने की जिम्मेदारी होती थी। ये फोटो दिखाती है कि 20वीं सदी की शुरुआत में दुनिया कितनी अलग थी, जब डाक सिर्फ पत्र नहीं बल्कि जीवन शैली का हिस्सा थी। ये तस्वीर 1912 की है, रूस की राजशाही के अंतिम दिनों की। यहाँ सेंट पीटर्सबर्ग के एक शानदार महल में ड्रैगून गार्ड रेजिमेंट के अधिकारियों का भोज चल रहा है। टेबल के दोनों ओर बैठे अधिकारी, बीच में झूमर और सुनहली दीवारें, सब कुछ साम्राज्य की शानो शौकत का प्रतीक है। लेकिन विडंबना ये है कि बस 5 साल बाद यही साम्राज्य धराशाही हो जाएगा। 1917 की क्रांति के बाद इनमें से कई अफसरों को फांसी दे दी गई या निर्वासन में भेजा गया। ये तस्वीर इतिहास की उस शांति को पकड़ती है जो तूफान से ठीक पहले होती है, जब सब कुछ बाहरी रूप से सुंदर दिखता है लेकिन भीतर सब कुछ टूटने को होता है। ये तस्वीर 19वीं सदी के आखिरी सालों की सामाजिक परंपराओं को दिखाती है। 1900 के आसपास यूरोप और अमेरिका में व्हाइट डांस यानी सफ़ेद नृत्य का चलन था। ये एक ऐसा अवसर होता था जब महिलाओं को पुरुषों को नृत्य के लिए आमंत्रित करने की अनुमति होती थी, जो उस समय की समाज में बहुत बड़ी बात थी। तस्वीर में महिलाएं घुटनों पर बैठकर अपने साथी को चुनती दिख रही हैं। ये प्रतीकात्मक इशारा था कि वे नृत्य में आमंत्रण दे रही हैं। उस दौर में ये एक रोमांटिक लेकिन सख्त नियमों वाला समाज था। ये क्षण उस समय के शालीन विद्रोह की तरह था, जहां महिलाएं धीरे धीरे सामाजिक बंधनों को तोड़ने लगी थीं। ये तस्वीर 1930 के दशक की है, जब समुद्र तट पर जाना एक विलासिता माना जाता था। आज हमें बीच पर बिकिनी और खुलापन दिखता है, लेकिन उस दौर में समाज बहुत संकोची था। महिलाओं के लिए बीच बॉक्स नाम की छोटी लकड़ी की झोपड़ियां बनाई जाती थीं। इन्हीं में वे अपने कपड़े बदलतीं। झोपड़ी के पहिए होते थे, जिन्हें घोड़ा या आदमी पानी के किनारे तक खींचता। फिर महिला अंदर ही कपड़े बदलती, दरवाजा खुलता और वह सीधे समुद्र में उतर जाती, ताकि कोई उसे बदलते हुए न देख सके। यह सुनने में अजीब लगता है, लेकिन उस समय यह पूरी तरह सामान्य था। ब्रिटेन, फ्रांस, यहाँ तक कि भारत के औपनिवेशिक हिस्सों में भी ऐसे मोरल बीच बनाए गए थे। ये तस्वीर दिखाती है कि समाज कैसे धीरे धीरे बदलता है। जो कभी शर्म माना जाता था, वही आज आज़ादी का प्रतीक है।
ये तस्वीर मॉस्को की है, 1912 की, यानी क्रांति से 5 साल पहले की। शहर में घोड़ों की गाड़ियां, फर कोट पहने लोग और गैस के लैंपों से रोशनी होती सड़कें, ये रूस के पुराने वैभव की आखिरी झलक थी। जार निकोलस द्वितीय के शासन में मॉस्को एक अमीर और गरीब के बीच गहरे फर्क वाला शहर था। तस्वीर में जो लोग मुस्कुराते नजर आते हैं, शायद उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि कुछ सालों में यही गलियां गोलीबारी और खून से भर जाएंगी। दुकानों पर विदेशी सामान, सड़कों पर संगीतकार और ट्राम, ये सब कुछ यूरोप जैसा दिखता था, लेकिन अंदर समाज में तूफान उठ रहा था। ये तस्वीर सिर्फ एक दृश्य नहीं, एक समय का अंत है, जब रूस अब भी पुराना था, लेकिन भविष्य पहले से ही दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। ये तस्वीर 1902 की है, जब ब्रिटिश भारत पर राज कर रहे थे। तस्वीर में लॉर्ड कर्जन और उनकी पत्नी लेडी कर्जन दिख रहे हैं। वे दिल्ली दरबार में महाराजा और ब्रिटिश अधिकारियों के बीच बैठे हैं। लॉर्ड कर्जन भारत के वायसराय थे और ये समारोह किंग एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। ये आयोजन अपने वैभव के लिए प्रसिद्ध हुआ, सैकड़ों हाथी, हजारों सैनिक और सुनहरी पोशाकें। लेकिन इस चमक के पीछे उपनिवेशवाद की कड़वी सच्चाई छिपी थी। भारतीय राजाओं को मेहमान की तरह बुलाया गया था, जबकि असली शक्ति अंग्रेजों के हाथ में थी। लेडी कर्जन ने उस दिन मोतियों और रेशम से सजी पोशाक पहनी थी, जिसे भारतीय कारीगरों ने महीनों तक तैयार किया था। ये तस्वीर भारत की दासिता और उसके सौंदर्य को दोनों को एक ही फ्रेम में कैद कर लेती है। ये तस्वीर पेरिस की सड़कों की है, 1950 की, जब युद्ध खत्म हुए कुछ ही साल हुए थे। लोग धीरे धीरे सामान्य जीवन में लौट रहे थे। ये रियू मॉन्टमार्त्र का बाजार है, जहां ताज़ा सब्जियां, मछलियां और बतखें बेची जाती थीं। तस्वीर में महिलाएं मुस्कुराते हुए दाम तय कर रही हैं और पीछे दुकानों पर बिन ब्लैंक यानी सफ़ेद वाइन के बोर्ड लगे हैं। उस दौर में खाना सिर्फ ज़रूरत नहीं, जश्न था, क्योंकि लोग जान चुके थे कि ज़िंदगी कितनी नाजुक होती है। युद्ध की राख के बीच फ्रांस ने अपनी पहचान भोजन और सौंदर्य से फिर बनाई। ये फोटो हमें याद दिलाती है कि साधारण चीज़ें जैसे बाजार की हंसी या गर्म बैगेट किसी राष्ट्र की आत्मा को फिर से जीवित कर सकती हैं। ये तस्वीर भारतीय इतिहास की सबसे नाटकीय घटनाओं में से एक है, 1857 का सिपाही विद्रोह। ये लखनऊ का रेजिडेंसी है, जो उस समय ब्रिटिश अफसरों का मुख्यालय था। विद्रोह के दौरान भारतीय सैनिकों और आम लोगों ने इस इमारत को घेर लिया और महीनों तक यहाँ युद्ध चला। गोलियों और तोपों से दीवारें छलनी हो गईं। तस्वीर में जो खंडहर दिख रहे हैं, वे उसी युद्ध की गवाही देते हैं। ये वही क्षण था जब भारत में पहली बार अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ संगठित प्रतिरोध हुआ। सैकड़ों लोग मारे गए, लेकिन इसने आने वाली पीढ़ियों को एक विचार दिया, आज़ादी का। ये खंडहर आज भी खामोशी से याद दिलाते हैं कि हर साम्राज्य, चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, एक दिन ढह ही जाता है। ये तस्वीर 1905 की है, अटलांटिक सिटी के समुद्र तट की। पहली नज़र में ये बहुत शांत और सरल लगती है। 2 महिलाएं मुस्कुराते हुए कुर्सियों पर बैठी हैं, लेकिन इसमें उस दौर की सामाजिक कहानी छिपी है। उस समय महिलाओं का अकेले समुद्र किनारे आना भी असामान्य था। वे पूरी तरह ढके कपड़े पहनती थीं, लंबी स्कर्ट, टोपी और जूते तक, क्योंकि तन दिखाना शर्मनाक माना जाता था। लेकिन यही महिलाएं धीरे धीरे उस सामाजिक दीवार को तोड़ रही थीं। 1900 के बाद अटलांटिक सिटी अमेरिका का स्वतंत्रता का समुद्र बन गया, जहां महिलाएं पहली बार अपने तरीके से आराम करने लगी। तस्वीर में उनकी मुस्कान सिर्फ विश्राम नहीं, बल्कि एक छोटी आज़ादी की झलक है। ये कुर्सियां झूले जैसी थीं, ताकि महिलाएं धूप सेक सकें, पर अशोभनीय न दिखें। ये फोटो उस पल को पकड़ती है जब सभ्यता और स्वतंत्रता पहली बार एक ही फ्रेम में आईं। ये तस्वीर 1972 में पेरिस में आयोजित बाल देस इल्यूमिनाटिस की है, यानी रॉथस्चाइल्ड परिवार की रहस्यमयी नकाबपोश पार्टी। तस्वीर में दिख रहे परिधान किसी फिल्म के दृश्य जैसे लगते हैं। सुनहरी सींगों वाला मुखौटा, चमकदार गाउन और गहरे साए। लेकिन इस पार्टी की चर्चा सिर्फ फैशन के लिए नहीं थी। ये वो दौर था जब अमीर और प्रभावशाली लोग गुप्त समाजों और प्रतीकों से खेलते थे। घोड़े के सिर खोपड़ियां, भूल भुलैया की सजावटें। मीडिया को अंदर आने की अनुमति नहीं थी, इसलिए जो तस्वीरें बाहर आई उन्होंने रहस्य को और गहरा कर दिया। बहुतों ने इसे एलीट का अंधकारमय उत्सव कहा, लेकिन कुछ लोगों के लिए यह सिर्फ कला और विचित्रता की अभिव्यक्ति थी।
किसी भी तरह ये तस्वीर दिखाती है कि ताकतवर लोग अपने ही संसार में रहते हैं, जहां मुखौटा पहनना सिर्फ खेल नहीं, एक जीवन शैली है। ये तस्वीर 1895 की है, जब उड़ना अभी भी जादू जैसा था। इसमें 4 लोग दिख रहे हैं जो गर्म हवा के गुब्बारे की टीम है। उस समय ये विज्ञान नहीं, रोमांच था। गुब्बारे में उड़ना खतरे से खाली नहीं था, न दिशा पर नियंत्रण, न इंजन, बस हवा की मर्जी। ये लोग वही थे जिन्हें आसमान के यात्री कहा जाता था। वे मौसम का अंदाजा लगाकर ऊपर उठते और कभी-कभी मीलों दूर किसी खेत में उतरते। बहुतों की जान भी गई, पर इन्हीं प्रयोगों से बाद में विमानन का युग शुरू हुआ। तस्वीर में जो जाल, रस्सियां और टोकरी दिखती हैं, वे उस समय की सबसे उन्नत तकनीक थी। उनके चेहरों पर डर नहीं, गर्व है, क्योंकि वे जानते थे वे इंसान की उड़ान के पहले सपने का हिस्सा हैं। ये तस्वीर रूस की है, 1922 की, जब देश भीषण अकाल से गुजर रहा था। समारा प्रांत में लोग भूख से मर रहे थे। इसी समय अमेरिकी राहत संगठन ARA यानी अमेरिकन रिलीफ एडमिनिस्ट्रेशन ने अनाज भेजा। तस्वीर में ग्रामीण जमीन पर झुककर आभार व्यक्त कर रहे हैं। ये दृश्य भावनाओं से भरा है। लोग जिन्होंने हफ्तों कुछ नहीं खाया था, अब रोटी के थैलों के सामने घुटनों पर हैं। ये सिर्फ मदद की कहानी नहीं, बल्कि इंसानियत की भी है। युद्ध और राजनीति के बीच ये याद दिलाती है कि भूख किसी सीमा को नहीं मानती। ये तस्वीर दर्द और कृतज्ञता का संगम है, जब भूख ने गर्व को भी झुका दिया था। ये तस्वीर न्यूयॉर्क की है, जब मैनहट्टन ब्रिज बन रहा था। 20वीं सदी की शुरुआत में ये इंजीनियरिंग का चमत्कार था। लोहे की रस्सियों और हाथों के बल ये पुल खड़ा हुआ। तस्वीर में कामगार बिना किसी सुरक्षा उपकरण के हवा में लटक रहे हैं। उनके नीचे हडसन नदी बह रही है। ये वो दौर था जब हर चीज इंसान की मेहनत से बनती थी, मशीनों से नहीं। हर कील और हर तार उनके साहस की गवाही है। पुल 1909 में पूरा हुआ और आज भी खड़ा है। जब भी कोई इस पर से गुजरता है, उसे एहसास नहीं होता कि इसे बनाने में कितनी जानें गईं। ये तस्वीर उस हिम्मत का प्रमाण है जिसने आधुनिक दुनिया की नींव रखी। ये तस्वीर युद्ध की सबसे डरावनी सच्चाइयों में से एक को दिखाती है। 1914 से 1918 के बीच खाइयों में सिर्फ गोलियां नहीं, बल्कि लाखों चूहे भी थे। सैनिक कहते थे कि कभी-कभी रातों में उनकी सांसों के साथ चूहों की आवाजें मिल जाती थीं। ये चूहे मरे हुए सैनिकों के शरीरों पर पलते थे और जब खाने की कमी होती तो राशन तक कुतर देते। ब्रिटिश, फ्रेंच और जर्मन सब इस मुसीबत से परेशान थे। एक ब्रिटिश रिपोर्ट में लिखा है, हम युद्ध नहीं, चूहों से लड़ रहे हैं। हर दिन सैकड़ों को मारा जाता, पर उनकी जगह 1000 नए आ जाते। कुछ सेनाओं ने प्रशिक्षित कुत्तों और बिल्लियों का इस्तेमाल किया। कहा जाता है कि एक टेरियर 15 मिनट में सैकड़ों चूहे पकड़ लेता था। लेकिन असली डर ये था कि ये चूहे बीमारियां फैलाते थे, टाइफस, प्लेग और संक्रमण। तस्वीर में सैनिक अपने शिकार दिखा रहे हैं। ये जीत नहीं, बल्कि रोज की जंग थी। युद्ध की ये तस्वीर बताती है कि असली दुश्मन कभी-कभी वो नहीं होता जो बंदूक लिए खड़ा है। ये तस्वीर 1870 की है, एक माँ और उसके छोटे बेटे की, जो बाद में रूस का जार निकोलस द्वितीय बना। महिला है मारिया फ्योदोरोव्ना, जो डेनमार्क की राजकुमारी थीं। ये पल इतिहास से पहले का एक शांत क्षण है, जब सत्ता अभी सपना थी और माँ बेटा सिर्फ एक परिवार थे। मारिया अपने बेटे को बड़े सपनों के साथ देखती हैं। कौन जानता था कि यही बच्चा कभी उस राज सिंहासन पर बैठेगा जो फिर हमेशा के लिए ढह जाएगा। निकोलस द्वितीय का राज खून और क्रांति में समाप्त हुआ, लेकिन ये तस्वीर उसे माँ की नजरों से दिखाती है। न राजा, न प्रतीक, बस एक नन्हा लड़का जो मुस्कुरा रहा है। इस पल में इतिहास की मासूमियत कैद है, जो बाद में कभी वापस नहीं आई। ये तस्वीर भविष्य की एक मजेदार झलक है। 1962 में लंदन के मोटर शो में दुनिया की सबसे छोटी कार पील P50 दिखाई गई। लंबाई सिर्फ 134 सेंटीमीटर, वजन 56 किलो और इसमें सिर्फ एक व्यक्ति बैठ सकता था। गति थी लगभग 40 मील प्रति घंटा और कीमत $418। कंपनी ने कहा था, ये कार आपको बारिश से बचाएगी और पार्किंग में जगह बनाएगी। उस समय लोग हंसते थे, इतनी छोटी कार कौन खरीदेगा। लेकिन आज ये एक क्लासिक है, एक आइकन ऑफ मिनिमलिज्म। ये कार सिर्फ मशीन नहीं थी, बल्कि उस युग की फिलॉसफी थी,
छोटे आकार में बड़ी सोच। ये तस्वीर हमें याद दिलाती है कि इनोवेशन हमेशा बड़े आकार में नहीं, कभी-कभी प्यारे छोटे आइडिया में छिपा होता है। ये तस्वीर कैलिफोर्निया के समुद्र तट की है, 1929 की, जब पुलिस महिलाओं के स्विमसूट माप रही थी। हाँ, उस समय ऐसा ही होता था। समुद्र किनारे पुलिस वाले पट्टियां लिए खड़े होते और देखते कि कपड़ा घुटनों से कितना ऊपर है। अगर ज्यादा छोटा हुआ तो जुर्माना या गिरफ्तारी। समाज को डर था कि महिलाएं स्वतंत्र हो रही हैं और उनके कपड़े इसका सबसे बड़ा प्रतीक थे। ये तस्वीर हास्यास्पद भी है और दर्दनाक भी, क्योंकि ये दिखाती है कि कपड़े सिर्फ कपड़ा नहीं बल्कि विचार भी थे। 1930 के बाद ये नियम ढीले पड़े और महिलाओं ने आखिरकार सागर की हवा को महसूस किया बिना डर के। आज जब हम बीच पर आज़ादी से चलते हैं तो ये फोटो याद दिलाती है कि हर स्वतंत्रता कभी ना कभी लड़ी गई थी। ये जापान की सड़क संस्कृति की एक दुर्लभ झलक है। 20वीं सदी की शुरुआत में ऐसे भटकते कलाकार गांव-गांव जाकर टी ड्रम, बंदर और कुत्तों के साथ प्रदर्शन करते थे। उन्हें सारू मावाशिकी कहा जाता था, यानी वो लोग जो बंदरों को नचाते थे। ये सिर्फ मनोरंजन नहीं, जीविका थी। कठोर समाज में जहां गरीबों के लिए जगह न थी, ये कलाकार हंसी के जरिए जी रहे थे। उनके साथ चलने वाले जानवर उनके साथी भी थे, परिवार भी। ये तस्वीर हमें दिखाती है कि कला हमेशा सभ्यताओं की दीवारों से बड़ी होती है। उनकी थकान, उनकी संगीत की धुन और उनकी खामोश मुस्कान, ये सब जापान की उस आत्मा का हिस्सा है जो हर तूफान के बाद भी गाती रहती है। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलिए। आपका हर लाइक और कमेंट हमें आगे बढ़ने और कहानियां लाने में मदद करता है। फिर मिलेंगे अगली कहानी में।